सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के क्लास को कवर करेंगे, यानी कि फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 चैप्टर 3 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। वो तीनों वीडियो का जो लिंक होगा ना, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये चीज़ तो हो गया। चलिए अब गला वाला साफ़ कर लेते थोड़ा सा, तभी तो मज़ा आएगा ना पढ़ाने में। हाँ चलिए, तो ये चीज़ तो हो गया है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि ये जो चैप्टर होगा ना, चैप्टर 4 आप लोग देखे होंगे। चैप्टर 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख चुका होगा। वर्क पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे और फिर एनर्जी पढ़ेंगे, है ना। ये तीन चीज़ हम लोग पूरा का पूरा क्लियर करेंगे, है ना। द मैकेनिक्स ऑफ वर्क एंड पावर, और फिर एनर्जी पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। अगर वर्क और पावर को देखते हैं तो उसमें फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और पावर, ये सब सारा चीज़ है। यहाँ पर थोड़ा सा बनाने का कोशिश किए हैं, बस और कुछ नहीं है। मेन स्लाइड यहाँ से स्टार्ट होता है। हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर, वर्क से। हो गया, कहीं गाड़ी स्टार्ट होगा, कहीं ये चलेगा, वो चलेगा, यही सब चीज़ आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, है ना। मतलब एकदम ऐसे ही होने वाला है। हम जब क्लास लेंगे तब पूरा दुनिया में इधर उधर हलचल होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ चलिए, तो वर्क के बारे में समझते हैं। क्या होता है वर्क? हमारा डिफाइनिंग वर्क, वर्क को समझते हैं। अब वर्क है क्या? इन फिजिक्स वर्क इज डन ओनली व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी। अब देखो, फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे कि वर्क कब होता है। वर्क तब होता है जब किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है ना। ये जो लड़की है जो ना इसको खींच रही, फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये अपना पोजीशन चेंज करके ये इस पोजीशन पर, यानी कि यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि हाँ, वर्क हुआ है। अगर बॉडी डिस्प्लेस किया ही नहीं है, अगर सपोज के लिए एक बॉडी है ना, और इस पर हम लोग फोर्स लगाएं और ये चीज़ यहीं पर रह गया, ये आगे मूव नहीं किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क डन क्या हो गया? वो जीरो हो गया, यानी कि नो वर्क डन एक तरीके से बोल सकते हैं। नो वर्क डन, काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है ना, यहाँ से यहाँ पर नहीं आया, उसमें कोई भी तरह का डिस्प्लेसमेंट चेंजेस नहीं हुआ। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा। यानी कि अगर वर्क अप्लाई हो रहा है तो बॉडी को डिस्प्लेस करना जरूरी होता है। नो डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स कि नो वर्क। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो वर्क भी नहीं होगा। बस इतना दिमाग में रखना है। आपसे एमसीक्यू में किसी भी तरीके से पूछा जाएगा। हम लोग और भी बहुत तरह का केसेस देखेंगे, बट आपको ये समझ लेना होगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क भी नहीं होगा, वर्क भी नहीं होगा। आपको ध्यान में रखना। हम आपको ना, मतलब दिमाग में घुसा देंगे। आप टेंशन मत लो सोचने का कि भाई मेरे से फिजिक्स नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। आपके दिमाग में ना घुसा देंगे और चिपका देंगे, वहाँ से कभी नहीं निकलेगा ऐसा चीज़। ध्यान में बस आप खाली ध्यान से अंत तक क्लास को देखिए। आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा एकदम नीट एंड क्लीन वे में अंदर घुस जाएगा। अब बस आप अंत तक बने रहिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ये चीज़ हो गया हमारा वर्क। अब वर्क को हम लोग समझ लीजिए क्या भाई, एक बार फिर से समअप देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं कि अगर कोई भी बॉडी है ना, कोई भी बॉडी है, अगर उस पर कोई भी तरह का फोर्स अप्लाई हुआ है और बॉडी एक जगह से उठ के दूसरे जगह पर आ गया है, बॉडी डिस्प्लेस किया है, तो हम बोलेंगे भाई कि काम हुआ, वर्क हुआ। अदरवाइज बोलेंगे भैया वो ताकत तो लगा दिया बट काम नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में क्या है, फॉर्मूला समझ लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी आता है, तो उस चीज़ को भी हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फॉर्मूला आता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जब फोर्स अप्लाई हो रहा है और बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है, तो जब दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट होता है, दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम लोग को वर्क डन मिल जाता है। W इज इक्वल टू वर्क डन हो गया यहाँ पर, F इज इक्वल टू हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और S इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस मूव्ड इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। S जो हो गया दैट इज द डिस्टेंस। हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, डिस्प्लेस करना कहलाता है, ठीक है ना। है तो ये डिस्टेंस ही, तो डिस्टेंस इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। यूनिट्स के बारे में अगर बात करते हैं वर्क डन में, तो अगर वर्क डन पढ़ रहे हैं और हम लोग यूनिट नहीं देखेंगे तो फिर गड़बड़ है ना।
तो फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला याद है देन आपको ना किसी भी चीज़ का यूनिट निकालने में कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको बस फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। जैसे W इज इक्वल टू एफ डॉट एस है, तो अगर इसका हम लोग फॉर्मूला यूनिट निकालना चाहें तो W इज इक्वल टू एफ डॉट एस है, तो एफ का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का हो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस, तो हम लोग बोलेंगे इसका मीटर। तो मेरा क्या बन गया भाई, न्यूटन और मीटर, यही मेरा न्यूटन और मीटर यानी कि न्यूटन मीटर मिल गया, बन गया मेरा वर्क डन का यूनिट, दैट इज एसआई यूनिट, न्यूटन मीटर, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूटन मीटर। और जब न्यूटन मीटर को ही हम लोग कंबाइन करके बोलते हैं तो इसको बोल देते हैं जूल, है ना, ये जूल ध्यान में रखिएगा, जूल। कन्वर्जन अगर देखा जाए तो, अच्छा कन्वर्जन बाद में देख लेंगे, पहले सीजीएस समझ लेते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट इज नोन एज अर्ग, है ना, जूल जैसे न्यूटन का डाइन होता है ना, उसी तरीके से सीजीएस यूनिट जो होता है ना वो अर्ग होता है। तो फोर्स अगर 1 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अगर 1 न्यूटन जा रहा है, तो वर्क डन मेरा क्या होगा, 1 जूल जाएगा। ऑब्वियस है कि अगर इसको भी हम 1 देते हैं, इसको भी 1 देते हैं, तो 1 इंटू 1 मेरा वर्क डन भी क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, और यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं तो जूल ही निकलने वाला है। क्लियर है। अगर हम लोग बात करते हैं कन्वर्जन का, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है, ध्यान में रखना है। जैसे हम लोग ध्यान में रखे थे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है ना, उसी तरीके से 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होगा। अगर इसका उल्टा फॉर्मेट में आते हैं तो 1 डाइन इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर -5 न्यूटन, और उसी तरीके से 1 अर्ग बोलते हैं तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -7 सॉरी 10 टू द पावर -7 जूल, है ना। तो ये ध्यान में रखना होगा, कन्वर्जन हम आपको सब कुछ बता दे रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी होता है, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है और इसमें कोई भी टाइप का डायरेक्शंस नहीं होता है। तो जब डायरेक्शन नहीं होता है और सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी कि दो में से कोई एक चीज़ होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो अगर ये रहा और ये नहीं रहा तो स्केलर, ये नहीं रहा ये रहा तो स्केलर, अगर दोनों रहा तो हम बोल सकते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया, पूरा का पूरा W इज इक्वल टू एफ डॉट एस का कहानी हो गया, है ना। ओके, अब बात करते हैं, अब समझते हैं फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल। अब अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है एंगल से, है ना, एंगल से मतलब बॉडी को मूव करना इधर है बट हम लोग खींच रहे हैं ऐसे, इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल होता है ट्रॉली बैग जो हम लोग लेके चलते हैं ना ट्रैवलिंग के लिए, ट्रॉली बैग वो चीज़ है ना। ट्रॉली बैग कैसा हो गया, ऐसा होता है, मूव करता है ऐसे, ठीक है, बट हम लोग खींच रहे होते हैं इसको इस डायरेक्शंस में, तो एकदम एग्जैक्ट यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझा देते हैं कि अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स अप्लाई हो रहा है और बॉडी मूव कर रहा है इधर, तो जब भी एंगल बनाता है ना तो हम लोग उसमें ना कॉम्पोनेंट्स तोड़ते हैं। एक हॉरिजॉन्टल में तोड़ते हैं, ये वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल हो गया, है ना, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये वाला पार्ट जो होता है ना दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल, है ना, ये वर्टिकल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल पार्ट में जो जब तोड़ते हैं तो वो कॉस थीटा में टूटता है, और वर्टिकल पार्ट में तोड़ते हैं तो वो साइन थीटा में टूटता है। अब ये एफ कॉस थीटा हो गया और एफ साइन थीटा हो गया, दैट इज द फोर्स। अब बात करते हैं कि W इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जब एंगल क्रिएट हो रहा है फोर्स डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एफ कॉस थीटा हो गया क्योंकि बॉडी इधर मूव कर रहा है, और एस मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो एफ एस कॉस थीटा उसको अरेंज करके लिख देते हैं, एफ एस कॉस थीटा, ये हमारा हो गया फॉर्मूला जब भी एंगल के बेसिस पर, है ना, एंगल के बेसिस पर हमारा जब फोर्स अप्लाई हो रहा होगा तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। जहां W इज इक्वल टू वर्क डन हो गया, F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो गया, S इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, और थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन F एंड S हो गया। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क में। अब 3 टाइप का वर्क होता है, अब उसको एक एक टाइप करके हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। पहला चीज होता है पॉजिटिव वर्क। अब पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क का मतलब ये हो गया कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कि इस बॉडी पर अगर लगाया गया है फोर्स इधर से और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, तो हम बोलेंगे कि वो पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। क्यों ऐसा, देखो
फोर्स भी इधर ही अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही अप्लाई हो रहा है। तो मेरा एंगल कितना बन गया भाई, एंगल एक साइड ही जा रहा है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। थीटा इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। तो जब जीरो हो जाता है तो मेरा एफ एस को नीचे में क्या आता है, देखिए यहाँ पर एफ कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो उसी तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं जीरो में, फिर 180 डिग्री में, ये सब चीज़ करके। तो अगर हम लोग यहाँ पर निकालना चाहें कि W इज इक्वल टू मेरा एफ एस कॉस थीटा होता है ना, एफ एस कॉस थीटा, तो W इज इक्वल टू एफ हो गया, एस हो गया, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है भाई, 1 होता है। तो W इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ एस हो गया, यानी कि ये मेरा पॉजिटिव वर्क डन आ गया। दैट्स वाई कहा जाता है कि थीटा जब जीरो होता है तो पॉजिटिव वर्क डन होता है। वर्क डन बाय द फोर्स भी सेम डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में। जब दूसरे बात करते हैं तो निगेटिव वर्क डन का बात आता है दूसरे टाइप में। तो निगेटिव वर्क डन कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट तो बॉडी का इधर हुआ ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का इधर हुआ, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, इधर। अब इधर फोर्स तभी लगेगा जब वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, है ना, क्योंकि मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शंस में हमेशा फोर्स अप्लाई होता है, वो भी फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि बॉडी अगर ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर अप्लाई होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में, तो अपोजिट डायरेक्शन में इसका मतलब एंगल कितना बन गया भाई, एंगल मेरा बन गया टोटल कितना, 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर निकालते हैं तो W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और इनटू एस। तो एफ कॉस थीटा कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो ये हो गया माइनस एफ और इनटू -1 इंटू एफ, माइनस एफ हो गया और एस। तो W इक्वल टू कितना आ गया, -FS। और यही माइनस हम लोग को बताता है कि यहाँ पर निगेटिव वर्क डन हो रहा है। वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स, यानी कि फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहा है। दैट मीन्स कि इट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स। हमेशा ध्यान में रखिएगा, छोटा छोटा चीज़ है और एग्जाम में छोटा छोटा चीज़ ही पूछा जाता है आप लोगों से, तो आप लोग उस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा। टाइप 3 में आते हैं जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन कब होगा, अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस होता है जीरो वर्क डन वाला, है ना। जीरो वर्क डन कब होगा भाई, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, है ना। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा मेरा क्या बन गया, 90 डिग्री हो गया। एग्जाम्पल के बेसिस पर कूली सामान उठाता है तो वो मूव कर रहा है, मान लीजिए इधर चाहे इधर मूव कर रहा है, ठीक है। और वो फोर्स ये अप्लाई जो हो रहा है ना, फोर्स अप्लाई जो सामान की तरफ से फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो क्या रहा है, नीचे जा रहा है वेट के अकॉर्डिंगली, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ वेट। तो ये वाला इधर है और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये कितना डिग्री बन गया, ये बन गया हमारा 90 डिग्री। जब 90 डिग्री बन गया तो अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाता है, W इज इक्वल टू एफ एस, यहाँ पर जब वर्टिकली में चलते हैं तो क्या हो जाता है, एफ एस साइन थीटा, है ना। तो W इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ एस और इंटू साइन 90 का वैल्यू होता है 0। तो साइन 90 का वैल्यू जब 0 हो गया तो W इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो वर्क डन मेरा यहाँ पर 0 हो जाता है। साइन 90 डिस्प्लेसमेंट, ओहो सॉरी, हम ना इसको उलट के बता दिए, साइन 90 में नहीं जाएगा क्योंकि ये अपोजिट रिवर्स में चल रहा है ना, तो मेरा कॉस 90 जाएगा। ये हम सोच रहे थे कि क्या मिस्टेक हो रहा है मेरे से, है ना, ये चीज़। हाँ, एफ एस कॉस थीटा, तो जब कॉस थीटा में आए तो एफ एस और कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, एफ एस इंटू 0, देन हमारा हो गया कितना, W इज इक्वल टू 0 हो गया। तो W इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि वर्क डन 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि कूली अगर चल रहा है तो वो एक्चुअली काम नहीं कर रहा है, बट हम लोग देखते हैं कि भाई वो मेहनत कर रहा है, चल रहा है, थक रहा है, तो हम लोग उसको पैसा देते हैं। लेकिन अगर सही तौर पर देखा जाए तो वो एक्चुअली काम नहीं कर रहा है। बट ऐसा नहीं कि आप लोग अब फिजिक्स वहाँ झाड़ने लग जाएगा, तो कूली को फिजिक्स ये सब नहीं समझ में आएगा, चाहे आता भी होगा तो वो नहीं देखेगा, वो बस ये देखेगा भाई हम सामान लेके चले, हम ढोए हैं सामान, देन आपको पैसा देना पड़ेगा। तो आप लोग ज़्यादा पढ़ाकू बनने का कोशिश नहीं कीजिएगा वो सब जगह पर, ठीक है। चलिए, फोर्स एक्ट डाउनवर्ड और डाउनवर्ड, वेट हो गया, डिस्प्लेसमेंट एक्ट्स फॉरवर्ड, एंगल 90 डिग्री बन गया, तो कॉस 90 का वैल्यू 0, W इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब टाइप 3 में ही ये जो जीरो वर्क डन है इसमें ये केस A था। अब एक तो और केस है यहाँ पर, केस B समझ लेते हैं। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पैटर्न में मूव करता है, ऑर्बिट में चाहे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो कैसा होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब ये 0 क्यों हुआ, सपोज कीजिए कोई बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चल के फिर यहीं पर पहुँच गया,
तो इनिशियल और फाइनल तो मेरा सेम हो गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो मेरा जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट जैसे ही जीरो हो गया तो मेरा एस जीरो हो गया। जब एस जीरो हो गया तो एंगल कुछ भी बने उससे हमको कोई मतलब नहीं है। डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा रहे ना रहे, फोर्स रहे ना रहे, एफ कॉस थीटा इधर रह गया और इनटू एस मेरा जीरो हो गया, तो ये तो सब जीरो ही हो गया। तो मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू मेरा क्या बन गया, जीरो बन गया। वही चीज़ यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो केसेस अलग अलग है सर्कुलर पाथ में, और अगर ये मतलब हॉरिजॉन्टली अगर चल रहा है सरफेस ऑफ द अर्थ पर। ये चीज़ हो गया टाइप 3 जीरो वर्क भी हम लोग कर लिए। अब बात करते हैं थोड़ा और डीप में आते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस में। टाइप ऑफ फोर्सेस में सबसे पहला आ जाता है कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है जब फोर्सेस का बात की है। तो जब भी वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जब भी वर्क डन डिपेंड कर रहा है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, यानी कि कहाँ से चल रहा है और कहाँ पहुँच रहा है, बस उसको ये मतलब है। कौन सा रास्ता से चल रहा है उसको ये मतलब नहीं है। दैट मीन्स वी कॉल दैट द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स उसको बोलते हैं, यानी कि जो चीज़ जहाँ से चला और जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गया, बाकी वो किसी भी तरीके से उड़ के गया, घुस के गया, ससर के गया, फिसल के गया, कोई मतलब नहीं है। वो चीज़ क्या हो गया भाई, तो वो हो गया हमारा कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। सेम वर्क डन फॉर बोथ पाथ्स, चाहे जीरो से ए गया हो चाहे ऐसे घूम के ही गया हो, डिस्प्लेसमेंट तो इसका यही हुआ है, बट डिस्प्लेसमेंट यही हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये कौन सा फोर्स अप्लाई किया भाई, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। अब एग्जाम्पल्स में समझना भी तो होगा, दैट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है उसको नहीं मतलब है कि वो कहाँ से लग रहा है, कैसे लग रहा है, कौन सा यूनिवर्स में, कौन सा गैलेक्सी से कौन सा गैलेक्सी के बीच में लग रहा है, किधरों से लग रहा है, बस लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसी भी एंगल से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो जाता है। मैग्नेटिक फोर्स वो भी देख लीजिए, इलास्टिक फोर्स ये भी देख लीजिए। ये सब कैसा फोर्स कहलाया, ये सब कहलाया कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। कंजर्वेटिव फोर्स एग्जाम्पल में पूछेगा, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, है ना, इलास्टिक फोर्स और नन लिख देगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसमें नन आ जाएगा, क्योंकि सब तो हम लोग देख ही रहे कि वो कंजर्वेटिव फोर्स में, है ना। तो ध्यान में रखने वाली चीज़ हो गई, ठीक है। ये चीज़ बात करते हैं इसी का अपोजिट, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसा होता है। तो नॉन कंजर्वेटिव सॉरी, गला तो हमेशा मतलब मेरा 7 जन्म से खराब ही रहेगा लगता। हाँ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या बात करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया, वैसा फोर्स जिसमें वो पाथ पर डिपेंड करता है, यानी कि वैसा वर्क डन जिसमें पाथ पर डिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हाँ वो किस पाथ से निकल रहा है। जैसे बोल सकते हैं डेफिनेशन के बेसिस पर, अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव, यानी कि एक ऐसा फोर्स जब नॉन कंजर्वेटिव कब होगा, ये नॉन कंजर्वेटिव कब होगा भाई, जब इफ द वर्क डन बाय द फोर्स, जब जो वर्क डन जो हो रहा है ना अगेंस्ट द फोर्स या बाय द फोर्स इन मूविंग बॉडी फ्रॉम आर पोजीशन टू अनदर डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बिटवीन द टू पोजीशंस। मतलब क्या, वो पाथ पर डिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पाथ भी जनरेट मोर हीट इज इक्वल टू मोर वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, यानी कि वो अगर ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, ज़्यादा हीट जनरेट कर रहा है, तो वो ज़्यादा काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल में आ जाता है फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर ड्रैग, ये पाथ पर डिपेंड करता है ना। कोई भी टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स ले लीजिए, बिना पाथ का नहीं होगा। विस्कस फोर्स ले लीजिए, वो चीज़, एयर ड्रैग ले लीजिए, वो चीज़, जब वाटर ड्रैग ले लीजिए, वो चीज़, वो सब का सब किस पर डिपेंडेंट है, पाथ फॉलोड पर डिपेंड कर रहा है, वो किस पाथ से चल रहा है। तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड इज नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन से रिलेटेड फोर्स हो गया वो, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, फोर्स आया था बीच में, इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपको हम बता दिए। आई होप कि पूरा का पूरा कहानी वर्क डन का आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग बात करेंगे एक दूसरे टॉपिक पर, दैट इज द पावर, डिफाइनिंग पावर। तो पावर क्या है, सिंपल है, द टाइम रेट ऑफ वर्क डन। टाइम रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड द पावर, हाउ फास्ट इज वर्क हैपनिंग। इसका मतलब ये बताता है कि कोई भी काम कितना जल्दी हुआ, कितना जल्दी से हो गया वो काम, यही बताता है पावर, क्योंकि जितना ज़्यादा पावर उतना जल्दी वर्क डन। यानी कि
पावर जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है वर्क डन से, और पावर जो होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम से। जैसा कि फॉर्मूला में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, पावर इज इक्वल टू, है ना, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज द टाइम रेट ऑफ वर्क। जब रेट आता है ना तो हमेशा डेनोमिनेटर में टाइम को हम लोग घुसा देते हैं, याद रखने का सिंपल सा तरीका हो गया। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो अगर P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी है तो P क्या हो गया, ये इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और P जो T से हो गया ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना। तो अगर मान लो P बढ़ता है, पावर बढ़ता है तो मेरा वर्क डन बढ़ जाता है, पावर घटता है तो मेरा वर्क डन घट जाता है। और अगर P बढ़ता है, पावर बढ़ जाएगा तो मेरा समय कम हो जाएगा क्योंकि जल्दी काम हो जाएगा, पावर बढ़ गया ना। और अगर पावर घट गया तो समय ज़्यादा लगेगा, मतलब ईजी है। सेम डिस्टेंस, यहाँ पर एग्जांपल ले गया, डिफरेंट टाइम डिफरेंट पावर। डिफरेंट टाइम इसलिए लग रहा है क्यों, क्योंकि वो लोग पावर अलग लग रहा है, डिस्टेंस सेम ही है बट इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसको कम टाइम लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा पावर लगा रहा है और ये पहुँच जा रहा है ना। और ये पावर जो होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो ध्यान में रखना है, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड और नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। समझ में आ गया, डिफाइनिंग पावर क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं यूनिट्स ऑफ पावर में। तो यूनिट्स ऑफ पावर क्या होता है, एसआई यूनिट अगर बात करते हैं तो वही फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं कि P इज इक्वल टू होता है W अपॉन टी। तो वर्क डन का होता है जूल और टाइम का होता है सेकेंड। तो ये क्या हो गया, जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड इनवर्स भी बोलते हैं। तो जूल पर सेकेंड, और इसी को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट, है ना, ये वॉट, जेम्स वॉट, ठीक है। चलिए भाई, तो जूल पर सेकेंड को ही हम लोग वॉट बोलते हैं, W से डिनोट करते हैं, एसआई यूनिट ध्यान में रखिएगा। कुछ कन्वर्जन है, 1 किलो वॉट इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 3 वॉट। 1 किलो वॉट, जहाँ किलो आता है वहाँ 3 सुनना, जहाँ मेगा आता है वहाँ 6 सुनना, और जहाँ नैनो आता है वहाँ 9 सुनना, बस यही समझ लीजिए। तो किलो वॉट है तो 10 टू द पावर 3 वॉट हो गया, मेगा वॉट है तो 10 टू द पावर 6 वॉट हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऑटोमोबाइल, मशीन्स, इंजन्स, ये सब में यूज़ होता है, दैट इज़ 1 हॉर्स पावर HP, जिसको बोलते हैं दैट इज़ 746 वॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर किलो वॉट आवर का बात करते हैं तो 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू होता है कितना एनर्जी वो काम कर रहा है, कितना वर्क डन काम कर रहा है, वर्क लगा रहा है, दैट इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अगर इसको मेगा जूल में लेकर आते हैं तो 3.6 मेगा जूल हो गया ये। तो ध्यान में रखना है, ये कन्वर्जन यूनिट्स वगैरह ना बहुत घुमा फिरा के पूछता है एग्जाम्स में, न्यूमेरिकल्स में, चाहे एकदम डायरेक्टली पूछ लेता है ये, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, चलिए अगर बात करते हैं ह्यूमन बॉडी का, तो एवरेज पावर कंजम्पशन क्या है कुछ कुछ एक्टिविटीज़ का। जैसे हार्ट बीट में अगर बात करते हैं तो 1.2 वॉट, यानी कि हम लोग का हार्ट जो चलता है ना वो 1.2 वॉट इलेक्ट्रिसिटी पावर वर्क डन जो भी करता है। स्लीपिंग अगर करते हैं तो 75 वॉट, यानी कि स्लीपिंग में ज़्यादा हम लोग काम करते हैं, और ज़्यादा काम करते हैं इसका मतलब ज़्यादा थकते भी होते होंगे, इसलिए सो के उठते तो हम लोग थकावट फील होता है। स्लो वॉकिंग करते हैं तो 200 वॉट उसमें यूज़ करते हैं। उसी तरीके से अगर बाईसाइक्लिंग करते हैं, है ना, बाईसाइक्लिंग यानी कि साइकिल चलाते हैं, तो ये ना सबसे ज़्यादा हो जाता है, दैट इज़ 500 वॉट। 500 वॉट पावर यूज़ करता है। सोच लो कितना पावर, ये हार्ट बीट है 1.2 वॉट, स्लीपिंग है 75 वॉट, और स्लो वॉकिंग 200 वॉट, और बाईसाइक्लिंग क्या होता है 500 वॉट यूज़ होता है। तो कुछ कुछ ऐसा चीज़ था, सो हम आपको बता दिए, ध्यान में रखना है आपको, है ना। पावर ख़त्म। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं वर्क, एनर्जी और पावर से रिलेशन, है ना। मतलब अभी तो पावर वर्क पढ़ लिए थे, फिर पावर पढ़ लिए, अब एनर्जी आएगा तो उसको थोड़ा सा रिलेट कर देते हैं। वर्क होता है, वर्क जो ट्रांसफ़र होता है एनर्जी के फॉर्म में, वर्क ट्रांसफ़र करता है, काम होता है तो बॉडी एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, तो ये एनर्जी के बारे में भी हम लोग देखेंगे। और पावर इज़ द रेट ऑफ वर्क। अब पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क कि कोई भी काम कितना जल्दी हो गया, कितना जल्दी समय में हो गया, दैट इज़ कॉल्ड द पावर। तो वर्क क्रिएट्स द चेंज, पावर डिक्टेट्स द स्पीड। वर्क क्या करता है, किसी भी चीज़ में चेंजेस लेकर आता है, और पावर क्या आता है, वो बताता है कि भाई वो कितना जल्दी हो गया। तो ये ध्यान में रखना होगा, पावर डिक्टेट्स द स्पीड एंड वर्क क्रिएट्स द चेंज। क्लियर, ओके।
अब हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी में हम लोग पहुंच चुके हैं, वर्क डन हो गया हमारा, पावर भी हो गया। अब हम लोग एनर्जी पढ़ते हैं। एनर्जी बहुत ही अच्छा है, एनर्जी में और भी बहुत सारा चीज़ हम लोग को पढ़ने को मिलता है। चलिए, तो एनर्जी क्या होता है? तो एनर्जी इज मेजर्ड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क कहने का मतलब काम करने का क्षमता, काम करने का क्षमता क्या है ना। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें भी मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। और इसका एसआई यूनिट सेम वर्क डन के जैसा यानी कि जूल के जैसा होता है। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत सारा चीज़ आपको होगा। हम आगे भी जब एक स्लाइड हम बना के रखें ताकि उसमें आपको पूरा का पूरा चीज़ समझा दें, है ना, वो बना के रखें आपके लिए। तो अंत तक बने रखिएगा, वो वाला स्लाइड भी आपके पास आ जाएगा, है ना। चलिए, एसआई यूनिट क्या हो गया? जूल हो गया। ध्यान में रखना है, एनर्जी इज मेजर्ड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी काम करने का कितना क्षमता है, कितना मतलब किस हिसाब से वो कर सकता है, जल्दी 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 जल्दी, वही बताता है। ये हमारा एनर्जी है ना। चलिए भाई, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आते हैं। अगर एनर्जी के बारे में कुछ देख लेते हैं। एसआई यूनिट जूल होता है और सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, जैसा कि हम लोग वर्क डन में भी देखें। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स होता है। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 जूल होता है। कैलोरी भी होता है, कैलोरी भी ध्यान में रखना होगा। कैलोरी होता है 4.2 जूल, यानी कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। इक्विवेलेंट सिंबल होता है उसका, बोलते हैं। किलो वाट आवर अभी हम लोग समझे ही थे, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, जो कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चाहे एटम्स वगैरह में पढ़ते हैं, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है। तो ध्यान में रखना है, -19 बहुत छोटा होता है, बहुत कम, बहुत लेस एनर्जी ये शो करता है। ठीक है, तो कैलोरी हो गया, किलो वॉट आवर हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, इधर जूल हो गया, इधर किलो जूल भी हम लोग समझ ही लिए। किलो वॉट आवर जो होता है ना, ये चीज़ यूज़ होता है हम लोग के घर में भी, जिसको हम लोग बोलते हैं BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, है ना। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जो घर में हम लोग जो मीटर जो जलाते हैं ना, मीटर जो होता है उसमें जो चलता है, वो जो यूनिट्स जो दिखता है, यूनिट जो होता है ना, वो इसी का कहता है। यानी कि एक यूनिट दैट इज 1 किलो वॉट आवर। 1 यूनिट इज इक्वल टू जो होता है ना, 1 किलो वॉट आवर होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, और इसी के बेसिस पर सारा का सारा कैलकुलेशन होता है कि 1 घंटा में कितना किलो वॉट पावर यूज़ हुआ, ये सब चीज़ निकालते हैं हम लोग। अब बात करते हैं थोड़ा सा एनर्जी और पावर में थोड़ा सा डिस्टिंक्शन, है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एनर्जी और पावर दोनों सेम है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एनर्जी क्या रेफर करता है? रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये टोटल अमाउंट बताता है कि कितना काम हुआ, क्योंकि हम काम उतना ही करेंगे जितना एनर्जी लगाएंगे। लेकिन पावर बताता है कि हम उस काम को कितना जल्दी किए चाहे कितना जल्दी नहीं किए। तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होता है। तो एनर्जी अलग चीज़ है, पावर अलग चीज़ है। एनर्जी हमको बताता है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि हम कितना काम किए, 10 काम किए, 15 काम किए, 25 काम किए। पावर हमको ये बताता है उस 10 काम को करने में कितना समय लगा, कितना जल्दी कर लिए, फटाक से कर लिए, 2 मिनट में कर लिए, कोई 5 मिनट में कर लिया, कोई 10 मिनट में कर लिया, ऐसे करके। तो ये दोनों बहुत ही अलग हो गया। ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू मतलब गिव्स एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ए टू बी। एनर्जी ट्रांसफर होता है, ये तो हम लोग आगे देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन में जब पढ़ेंगे तो। ठीक है, कि अगर ए बॉडी मतलब हाँ समझा ही देते इस लाइन को। अगर कोई बॉडी ए है ना, और कोई बॉडी बी है, और ये बॉडी इस पर फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है और इस बॉडी के पास जा रहा है। उसी की वजह से वो मूव कर रहा है, या तो अपने आप को रेसिस्ट कर पाता है तो रेसिस्ट कर पा रहा है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को समझते हैं, है ना। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में क्या है? सबसे पहला आता है दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी, है ना। गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ रहा होगा आपको, वो भी एक टाइप का एनर्जी होता है, दैट इज कॉल्ड द साउंड एनर्जी, है ना। हीट एनर्जी की बात करते हैं। तो हीट एनर्जी क्या है? द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर, है ना, ड्यू टू इट्स टेम्परेचर के वजह से जो एनर्जी क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड द हीट एनर्जी। जैसे तबियत खराब हो जाता है, बुखार लग जाता है, तो हम लोग को बॉडी से हीट जनरेट होता है ना, तो दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। कोई बगल में बैठेगा तो उसको फील हो जाएगा, है ना। दूसरा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बोलती है जैसे मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये सब ड्यू टू मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन और रैंडम मोशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स ये सब बहुत रैपिडली मूव कर रहे होते हैं, तो उसमें भी एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि वो मूव कर रहे हैं, और मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी आता है, मूवमेंट आ रहा है, ये चीज़। द टोटल एनर्जी पॉसेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ पर्टिकुलर कन्फिगरेशंस ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो देयर रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन को ध्यान में रखना है, ये चीज़ आपको।
तीसरा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि बहुत ही कॉमन है, हम लोग समझते हैं, मेंटेन्स फ्लो ऑफ करंट, वो फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन करता है, दैट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। केमिकल एनर्जी, अब्जॉर्ब्ड रिलीज इन केमिकल रिएक्शन। अब अब्जॉर्ब्ड होता है तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, एंडोथर्मिक बोलते हैं। और रिलीज होता है तो हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है कि वो एनर्जी रिलीज करता है और एंडोथर्मिक में एनर्जी लगाना पड़ता है। तो ऑब्जॉर्व कर रहा है चाहे रिलीज कर रहा है, बट है तो वो ठीक है ना, केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी हो गया केमिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंगली। न्यूक्लियर एनर्जी हो गया फिजन और फ्यूजन रिएक्शंस, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन, फिजन हो गया जब दो न्यूक्लियाई टूट रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, और फ्यूजन हो गया जब दो न्यूक्लियाई बॉन्ड कर रहा है, बॉन्डेज में जा रहा है, बंध रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो दोनों चीज़ को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्शन में, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि वैसा एनर्जी जो बॉडी के मोशंस के थ्रू आए, है ना, बॉडी जब मूव कर रहा है तभी आए, तभी वो एनर्जी ट्रांसफर कर पाता है, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, है ना। अब फॉर्मूला अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², जहाँ m हो जाता है मास और v हो जाता है वेलोसिटी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना होगा। इसका मतलब ये हो गया कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का भी, और काइनेटिक एनर्जी होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी का स्क्वायर का भी, यानी कि जितना ज़्यादा स्पीड होगा बॉडी में उतना ही ज़्यादा वो काइनेटिक एनर्जी शो करेगा और उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। यानी कि अगर बॉल हल्के से आएगा तो हो सकता है बेल्स गिर जाए, लेकिन अगर बॉल तेज आएगा, ज़्यादा वेलोसिटी लेकर आएगा, तो हो सकता है कि गिल्ली भी उड़ जाए और स्टंप भी टूट जाए, है ना। फास्ट मूविंग बॉल थ्रोज विकेट, फास्ट मूविंग बॉल हम बता दिए, समझा दिए ऐसा चीज़। हाँ, अब बात करते हैं इसी से रिलेटेड लीनियर मोमेंटम का। अब रिलेशन टू लीनियर मोमेंटम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ना मोमेंटम से रिलेट करता है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा मोमेंटम से रिलेट करता है, तभी जाकर एक फॉर्मूला क्रिएट होता है ke=p²/2m, p²/2m। अब ये भी सिंपल सा चीज़ है, देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p=mv, है ना, और यही mv के जगह पर हम लोग p यूज़ करते हैं और कुछ कैलकुलेशंस करके निकाल लेते हैं फॉर्मूला k=p²/2m, जो हम लोग को डेरिवेशन तो जानना नहीं है, बट फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा k=p²/2m, दिमाग में डाल लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है इससे, है ना। मोमेंटम, फॉलिंग हैमर ड्राइव्स नेल इनटू वुड। अब जैसे फॉलिंग हैमर है, स्पीड है, मोमेंटम है उसमें, तो क्या करेगा, नेल्स को तख्ता यानी कि लकड़ी का जो प्लेट होता है ना उसमें अंदर घुसा देगा। ये चीज़ भी देख ली है, व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स द स्टेशनरी विकेट द विकेट इज थ्रोन अवे, विकेट बाहर निकल जाता है। एंड दूसरा, व्हेन अ रेज्ड हैमर फॉल्स ऑन अ नेल प्लेस्ड ऑन अ पीस ऑफ वुड इट ड्राइव्स द नेल इनटू द वुड। ये भी हम लोग समझ लिए फॉलिंग हैमर का भी कहानी। इनसाइड, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विथ स्पीड, यानी कि जितना ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितना ज़्यादा स्पीड। अब धीरे से किसी को मारिएगा तो कम एनर्जी पास हुआ, और अगर कस के घुमा के आपको घर में जैसे कोई दीदी हो गए, भैया होंगे, वो सब लोग मारेंगे, कस के घुमा के मारेंगे, तो आपको फील होगा भाई इतना एनर्जी लग गया, एनर्जी आ गया, है ना, मतलब मेरे अंदर ट्रांसफ़र हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड से आया था। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन और शेप, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, यानी कि पोजीशन के चेंजेस से या तो अपने शेप से डिपेंड करता है, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी का कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, तो पहला है वाटर स्टोर्ड इन अ डैम। यहाँ पर जैसा दिख रहा है आपको वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, अब यहाँ पर डैम है, ये बना हुआ, पानी यहाँ स्टोर हो रहा है और यहाँ पर रोक के रखा गया है। जैसे इसको छोड़ेंगे तो इसके थ्रू बहुत सारा काम होता है, तो ये पोजीशन के बेसिस पर है। हाइट के बेसिस पर छज्जा पर मान लीजिए कुछ रखा हुआ है, पत्थर वत्थर ऊपर से गिरेगा, नीचे कुछ शीशा उसा का सामान आएगा, फूटेगा, वो अपना एनर्जी रखा हुआ है। फिर ये वाला तो आप बचपन में ही खूब चलाए होगे, चाबी देते थे तो गाड़ी घूमता था, और फिर जैसे चाबी खत्म हो जाता था फिर चाबी देते, तो ये क्या होता था ना, ये चाबी देने से क्या होता था ना, ये ऐसे ऐसे पूरा एकदम छोटा हो जाता था, और जैसे धीरे धीरे चाबी खुलता था ये फिर बड़ा हो जाता था। तो ये हो गया विंडो वॉच स्प्रिंग, घड़ी में भी आता है। स्टोन ऑन अ रूफ हो गया, वाटर स्टोर्ड इन अ डैम हो गया, ये सब क्या हो गया, या तो पोजीशन हो गया या तो शेप से रिलेटेड हो गया। ओके,
अगर हम बात करते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी का बात करते हैं तो ये होता है टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को सम अप करते हैं तो हम लोग को टोटल मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट में आते हैं, है ना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और फिजिक्स को समझने में आसानी हो रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ सुझाव देना है बता दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। हम हर एक कमेंट्स को पढ़ते भी हैं। देखिए, पढ़ने का वजह तो हम ये नहीं बोल सकते कि आगे नहीं पढ़ेंगे, बट अभी पढ़ते हैं क्योंकि मेरा चैनल नया है, बहुत ज़्यादा पुराना चैनल नहीं हुआ है। हम बस कोशिश कर रहे हैं आगे आपको पढ़ाने का, बताने का, बस ये सोच रहे हैं और कुछ है नहीं। और इसलिए कम कमेंट्स होता है तो हम पढ़ ही लेते सारा का सारा और कोशिश करते सब पर रिप्लाई कर देने का। जो भी है भाई, ये सिंपल, हमको कुछ छुपा के रखने नहीं आता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बात करते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी में एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आता है जो टोटली डिपेंड होता है, इन्फ्लुएंस होता है ग्रेविटी से, है ना। वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी टू रेज एन ऑब्जेक्ट। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाकर हम किसी पोजीशन पर रख दिए, है ना, तो यहाँ से यहाँ तो हम पहुँचे तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, यानी कि एक तरीके का हाइट चला गया। अब इसमें मास था तो मास तो m कैरी किया, और जब ऊपर गया तो इस पर क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो अप्लाई होगा। क्यों होगा अप्लाई? क्योंकि धरती उसको अपने तरफ खींचने का कोशिश करेगा। तो हो गया यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमारा mgh के फॉर्म में आ गया, है ना। जहाँ मास हो गया m, g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g का कांस्टेंट वैल्यू बोल सकते हैं, g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेकर चलते हैं, है ना। h हो गया हाइट एबव सरफेस, यानी कि जहाँ तक उसको पोजीशन तक लेके गया उतना का हाइट। तो mgh ध्यान में रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमको क्या बताता है? एक सिंपल सा चीज बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब वर्क डन होगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आएगा, बस यही सिंपल सा चीज है। एग्जाम्पल में दे दिया, वर्क डन है, डेल्टा के ई लिखने का मतलब हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एवरीडे साइंस में जब दो पत्थर टकराएगा, टू स्टोन स्टक टुगेदर, वर्क कन्वर्ट्स टू हीट और स्पार्क। अब इसमें कुछ गर्माहट आएगा, कुछ स्पार्क होगा, जो कि पहले के टाइम में हम सोचते, हिस्ट्री में पढ़ते आते हैं कि पत्थर को रगड़ता था तो आग निकला, वहीं से आग का आविष्कार हो गया, ये वो। फिर नाइफ रब्ड ऑन स्टोन, नाइफ भी करते हैं, चाहे हम लोग चाकू छुरी सब जो तेज करवाते हैं ना, मोहल्ले में आते हैं सब लोग जो साइकिल लेकर आते हैं तेज करने के लिए, वो लोग जब तेज करते हैं तो उससे स्पार्क निकलता है, मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट। जब चक्का चलता है खूब तो मैकेनिकल एनर्जी है, और जैसे इसमें हम लोग चढ़ाते हैं तो यहाँ से हीट जनरेट होता है, और स्पार्क भी हम लोग इवन देखते हैं, ये चीज़, है ना। तो ये चीज़ हो गया क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन जब होगा, है ना, जब वर्क डन है देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चंस में देखिए, अब ये सब चीज़ फॉर्मूला आपसे कम पूछता है, आपसे पूछेगा एप्लीकेशंस क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या उसके बेस्ड पर है। क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, क्वेश्चंस भी हम लोग बनाएंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे, हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, देखिएगा क्वेश्चंस कैसा कैसा होता है। बात करते हैं अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है उसको समझ लेते हैं हम लोग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब ये हो गया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड। मतलब एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना ही कोई बिगाड़ सकता है, वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ जब बॉडी चलना स्टार्ट किया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टू पीई चेंज हो गया क्योंकि पोजीशन पर जा रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गया, अब वो नीचे आना स्टार्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जैसे जैसे नजदीक आएगा धरती में वैसे वैसे धरती उसको खींचेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और फिर यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एकदम दोनों सेम रह जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया mgh और काइनेटिक एनर्जी हो गया 1/2 mv², ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमको ये बताता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम वन बॉडी
बॉडी टू अनदर बॉडी। अब इससे रिलेटेड बहुत सारा चीज़ हो सकता है, बहुत सारा चीज़ हम लोग समझ सकते हैं, वो चीज़ देखेंगे भी आगे, ऐसा नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में देख लेते हैं। अब यहाँ दो पॉइंट बनकर आता है, दैट इज नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? कन्वर्शन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि एक एनर्जी किसी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। बट दूसरा जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज कॉल्ड द डिसिपेशन। डिसिपेशन में क्या होता है? द फिनोमिनन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम यूजफुल फॉर्म टू यूजलेस फॉर्म। यूजफुल टू यूजलेस इज अ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, ये चीज होता है यूजफुल टू यूजलेस में। अब दोनों का एग्जाम्पल भी समझेंगे एक करके। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है भाई कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, ठीक है ना? क्यों? सन के रेस्पेक्ट में, ये सन लिया, ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाया और फिर वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो गया। तो सन एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी जो भी बोल सकते हैं, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, फूड बन गया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज़ हो गया भाई। दूसरा बात करते हैं व्हेन वी थ्रो अ बॉल। जब हम लोग बॉल को फेंकते हैं, है ना, द मस्कुलर एनर्जी वर्क स्टोर्ड इन आवर बॉडी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब हम लोग बॉल को फेंकते हैं तो हाथ का जो मस्कुलर एनर्जी होता है वो कहाँ कन्वर्ट हो जाता है भाई? बॉल के काइनेटिक एनर्जी के साथ चला जाता है, यानी कि बॉल में काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। तो हमारा मस्कुलर एनर्जी कहाँ चेंज हो जा रहा है? हमारा काइनेटिक एनर्जी टू बॉल में। उसी तरीके से एथलीट जब रन कर रहा होता है तो बॉडी का इंटरनल एनर्जी हो जाता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अंदर का ही तो एनर्जी होता है ना जो उसको दौड़ने पर लेकर आता है कि भाई चलो अब दौड़ना है। तो इंटरनल बॉडी एनर्जी क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी में आ जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट केस आता है ये वाला, बो एंड एरो वाला। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बो एंड एरो का केस होता है। ये स्ट्रेस्ड बो है, यानी कि इसको खींचा हुआ है, ये पोजीशन से रिलेटेड है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू डिस्टॉर्टेड शेप। पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया क्योंकि हम जब इसको खींचे और एकदम पोजीशन पर ले आके रखे, जैसे ही छोड़े, रिलीज किए, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट टू क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी में आ गया। और फिर फ्लाइट किया, लार्ज वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी। अगर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगा, है ना? ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। ये इसलिए इसको अलग से हम बना दिए ताकि आपको ये अलग से समझ में आ जाए। इससे क्वेश्चंस भी है, ठीक है? ये पोटेंशियल एनर्जी का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मतलब शेप से रिलेटेड कि हम लोग पोजीशन से रिलेटेड कि किसी चीज़ को पोजीशन पर लेकर आए और वो कन्वर्ट हो गया है फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? इंस्ट्रूमेंट कुछ कुछ यूज़ करते हैं हम लोग नहीं, जो भी यूज़ करते होंगे, बट हम लोग को पढ़ना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मेशन। इंस्ट्रूमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में। इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और मोटर से कुछ कनेक्ट कर, जैसे फैन है, इलेक्ट्रिसिटी दी है, उसमें मोटर लगा हुआ है, मोटर के थ्रू जो पंखी लगा हुआ है वो घूम रहा है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ये मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। जनरेटर वगैरह आप देखे होंगे, तेल डालते हैं, उसका मोटा वाला व्हील घूमता है, तो मैकेनिकल एनर्जी हो गया और वहाँ से फिर जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके। स्टीम इंजन का बात करते हैं तो ये हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, वो भी हम देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ड्राई सेल केमिकल एनर्जी होता है, उसमें केमिकली कुछ रिएक्शंस होता है, फिर वो हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। बैटरी, ये वो फ़ोन हो गया, फिर हमारा घड़ी हो गया, रिमोट हो गया, बहुत सारा चीज़ हो गया। सोलर सेल, ये लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट मिलता है सन का लाइट, उसको वो यूज़ करता है, फिर वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करके दे देता है। माइक्रोफोन, साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। माइक्रोफोन क्या करता है? साउंड एनर्जी, जैसे मेरा आवाज़ आपके पास जा रहा है तो हम साउंड दे रहे हैं और वो उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फिर आपके पास पहुँच जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लाउड स्पीकर, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था इंस्ट्रूमेंट जो कि ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है किसका? एनर्जी का। तो वो आप इसको ध्यान में रखिएगा, है ना? सोलर सेल हो गया, ड्राई सेल हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, स्टीम इंजन हो गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, बहुत सारा चीज़, ये सब चीज़ तो हम लोग देख ही लिए। लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये वो। अब बात करते हैं थोड़ा सा आइंस्टाइन के बारे में। आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये क्या कहते थे? ये मतलब थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा हम लोग डीप में तो घुसेंगे नहीं, हम लोग को उतना जानना भी नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर क्या है। आइंस्टीन के अकॉर्डिंगली कहना था, मतलब उनके अकॉर्डिंग था कि नाइदर मास और नॉर एनर्जी इज कंजर्व्ड, ना मास कंजर्व्ड हो सकता है ना एनर्जी कंजर्व्ड है।
इंडिपेंडेंटली, ये अलग अलग नहीं हो सकता है। दे आर इंटर कन्वर्टिबल, ये इंटर कन्वर्टिबल है। और इसको ये एक्सप्रेस किए थे अपना फेमस आइंस्टाइन इक्वेशंस के थ्रू, दैट इज कॉल्ड द E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, है ना। अब ये इसमें डेल्टा ई लगता है, डेल्टा एम लगता है, ये सब चीज़ें, बट हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे, देख रहे, बस समझ रहे, और कुछ बहुत ज़्यादा हम लोग को एकदम PhD नहीं करना है। तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर ये बताता है कि नाइदर मास नॉर एनर्जी इज कंजर्व्ड इंडिपेंडेंटली, दे आर इंटर कन्वर्टिबल, ये कन्वर्टिबल होता है। जहाँ C मेरा क्या है, C है मेरा ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड। अब जनरली ऐसे समझ सकते हैं कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कोई भी चीज़ अगर पास करेगा ना, तो वो आपको वो मतलब गायब होता दिखेगा, वो उसमें कुछ भी भार नहीं रहेगा, कुछ भी मास नहीं रहेगा। ये चीज़ कहने का चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया कि स्पीड ऑफ लाइट हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डेल्टा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ध्यान, इसको आइंस्टाइन इक्वेशंस भी बोलते हैं, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये आइंस्टाइन इक्वेशन भी कहा जाता है, फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन है ना। बुक्स वगैरह में जो फिजिक्स विजिक्स का बुक्स होगा ना, उसमें हमेशा सामने कवर पेज में डेल्टा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर है। अब जो फिजिक्स के बहुत अच्छे जानकार है, ज्ञाता हैं, उनको ये वो तो इनके बारे में मतलब कितना ही बोलवा लीजिए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन बोल देंगे, है ना, ये चीज़ें। चलिए भाई, कोलिजन में आते हैं। कोलिजन का मतलब क्या होता है, टकराव, है ना। लाइफ में बहुत सारे लोग कभी कभी टकराते हैं किसी और से, और टकराते हैं तो चूर चूर भी हो जाते हैं। हाँ चलिए, फिजिकल स्ट्राइक और पाथ इन्फ्लुएंस मतलब क्या हो गया, फिजिकली कुछ स्ट्राइक हो रहा है, एक दूसरे से टकरा रहे, कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज इज सेड टू अकर व्हेन दे आइदर फिजिकली स्ट्राइक अगेंस्ट ईच अदर और द पाथ ऑफ द मोशन वन इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर। मतलब टकराए तो या तो फिजिकली स्ट्राइक कर रहे हैं, और या तो टकराने के बाद अपना अपना मोशन इधर उधर अपना पाथ चेंज कर ले रहे हैं, है ना। ये होता है कोलिजन, टकराना, सिंपली समझ लीजिए टकराना। बात करते हैं इसका पार्ट का, तो ये होता है एक इलास्टिक कोलिजन होता है, एक इन इलास्टिक कोलिजन होता है। अब इलास्टिक कोलिजन क्या हो गया, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर पार्टिकल्स में इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन ध्यान में रखिएगा, इफ द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द कोलाइडिंग बॉडीज आर कंजर्वेटिव, द मोमेंटम एज वेल एज द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड इन द कोलिजन। मतलब क्या कि मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा, है ना। और उसी को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। ध्यान में रखना है आपको, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, और क्या हो गया, हाँ ठीक ही तो है, हम भी कंफ्यूज हो गए थे। हाँ, एटॉमिक और न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, जैसे मान लीजिए मास m1 है, m2 है, टकराया फिर इधर उधर भागा, तो उसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी क्या है, एकदम जैसा है वैसा ये कंजर्व होगा, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या हो जाएगा, इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा बट काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, यानी कि बॉडी क्या हो सकता है ना, स्टिक टुगेदर, एक दूसरे से चिपक जाएगा। अब चिपक गया, m1 था m2 था, अब ये दोनों क्या हो गया, ये आके चिपक गया और कहीं दूसरी तरफ मूव करने लग गया। तो क्या हो गया, मोमेंटम तो है बट ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, चेंज हो गया। मोमेंटम कंजर्व था, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया, बॉडी चिपक गया, इधर उधर हो गया। ये बोल सकते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन को ध्यान में रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, यही वो स्लाइड था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे आपसे, ठीक है। तो आप अगर यहाँ तक पहुँच गए, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, चाहे वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, बताने का नोट्स का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स भी बनाते चले जाइए। नोट्स हम टेलीग्राम पर अपलोड कर ही देते हैं। अगर आपको चाहिए नोट्स तो आप मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कि कमेंट सेक्शन में सिर्फ नोट्स लिख दीजिएगा ना, NOTES, बस आप समझ जाएंगे, फिर हम आपको रिप्लाई कर देंगे, आप जाकर फिर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एनर्जी के बारे में पढ़ें तो एनर्जी क्या है, अगर फॉर्म्स के बारे में देखते हैं तो हीट फॉर्म है, फॉर्म ऑफ हीट है, लाइट है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, न्यूक्लियर है, बहुत सारा चीज़ है। यूनिट्स देखते हैं तो जूल भी आया, अर्ग भी आया, किलोवाट आवर आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आया। टाइप ऑफ में देखें तो मैकेनिकल एनर्जी में निकला काइनेटिक एनर्जी ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh। लॉज में अगर देखें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखें, वर्क एनर्जी थ्योरम भी देखें, और आइंस्टाइन का इक्वेशन E = mc² भी समझें। ये पूरा का पूरा चीज़ हम लोग समझ चुके हैं एनर्जी। अब हम लोग बात करेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। सोर्स ऑफ एनर्जी, हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलता है ये सब भी तो जानना पड़ेगा ना। तो सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू फोटोवोल्टाइक, प्रिंसिपल्स, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सब कुछ समझेंगे हम लोग। सबसे पहला चीज़ बेसिक समझ लेते हैं, एनर्जी एंड फ्यूल।
एनर्जी एंड फ्यूल मतलब क्या हो गया, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है, अ सिस्टम प्रोवाइडिंग यूजफुल एनर्जी टू अ स्टेडी रेट ओवर ए लॉन्ग पीरियड, मतलब क्या कि ऐसा सिस्टम जिससे हम लोग को एनर्जी मिल रहा है और ये कंटिन्यूसली लॉन्ग पीरियड तक मिलता रहेगा, दैट इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ एनर्जी। बट इसमें भी कैच है, अलग अलग टाइप का होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी, आइडियल फ्यूल चेकलिस्ट क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला चीज़ सबसे पहला चीज़ बात करते हैं हम लोग, हाँ, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू कहने का मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम एनर्जी लो कंजम्पशन, मतलब कि एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रहा है और कंजम्पशन उसका कम है। और हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है बाई यूनिट मास पर वॉल्यूम, मतलब कम अमाउंट में ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिल रहा है। दूसरा होता है प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, बर्न्स ईजिली, ऐसा नहीं कि जलाने के लिए बैठे तो 2 घंटे तक फूंके मार रहे हैं, जल ही रहा है, वो चीज़ नहीं होगा, वो आइडल फ्यूल में नहीं आएगा। तो इग्निशन टेम्परेचर पे प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होगा कि जलाया तुरंत बंद कर, जैसे हम लोग के घर में एलपीजी गैस होता है ना, वो चीज़ होगी। नो हार्मफुल गैसेस, जलने के बाद कोई गैसेस नहीं आना चाहिए, क्लीन कंबशन होना चाहिए, अच्छे तरीके से जलना चाहिए और हाई कैलोरीफिक वैल्यू मिलना चाहिए। चीप और अवेलेबल होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए और अवेलेबल भी होना चाहिए, है ना। अब महंगा ही रहेगा, मान लो कोई फ्यूल है 5 लाख रुपए लीटर मिल रहा है तो कौन खरीदने चाहेगा उसको, जा हटाओ, बेकार है, वो फ्यूल निकलेगा, वो आइडल फ्यूल नहीं होगा। अवेलेबल भी होना चाहिए। अब मान लीजिए गैस सिलेंडर हम लोग घर में यूज़ करते हैं, गैस सिलेंडर घर में ख़त्म हो गया तो अब जाना पड़ रहा है आपको, मतलब जहाँ रह रहे हैं वहाँ से 200 किलोमीटर दूर सिलेंडर लाने के लिए, पागल जैसा नहीं लगेगा, मतलब बकैती हो जाएगा ये, तो ये चीज़ नहीं सही है। तो चीप भी होना चाहिए, अवेलेबल भी होना चाहिए। ईजी टू हैंडल, आसानी से हैंडल हो पाए, ऐसा नहीं कि एक तो सिलेंडर उठाने के लिए क्रेन वेरेन मंगाना पड़ जाए, हम लोगों को जेसीबी तेसीबी मंगाना पड़ जाए। आराम से स्टोर कर पाएँ, अब उसके लिए सिलेंडर रखने के लिए अलग से घर का ज़रूरत तो ना पड़े, कम से कम वैसा फ्यूल हो, है ना। ट्रांसपोर्टिंग ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए ऐसा नहीं सिलेंडर लाने गए तब उसको मालगाड़ी से लाना पड़ रहा है और कोई गाड़ी में नहीं आएगा, ये सब चीज़ सही ध्यान में रखना पड़ेगा। लीव्स मिनिमल रेसिड्यू, और ये कम से कम रेसिड्यू मिले, ठीक है ना। जैसे जो एंथ्रासाइड कोयला जो होता है ना, वो उसमें बहुत कम रेसिड्यू मिलता है, चाहे आप एलपीजी देख लीजिए उसमें रेसिड्यू ना के बराबर मिलता है ना। तो कम रेसिड्यू मिलेगा तो हमारा एनवायरनमेंट भी बचा रहेगा, ये चीज़ आसानी से हो सकता है। कम रेसिड्यू मिल गया, फिर वैल्यूएबल होना चाहिए, है ना। वैल्यूबल कहने का मतलब इतना वैल्यूबल नहीं होना चाहिए कि आदमी का पहुंच से ही दूर हो जाए, ये चीज़ नहीं। एवरीडे साइंस टर्म्स में आते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, जो बताएं हीट प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट मास पर वॉल्यूम, और इग्निशन टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एनर्जी, यानी कि एक मिनिमम टेम्परेचर जहाँ से वो एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, तो वो हो गया हमारा स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एनर्जी, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसका, एनर्जी का, सोर्स ऑफ एनर्जी का। तो एक आता है नॉन रिन्यूएबल, दैट इज कन्वेंशनल, और एक रिन्यूएबल जिसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल। समझते हैं क्या होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अक्यूमुलेटेड ओवर टाइम, एग्जॉस्टिबल, कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस्ड, मतलब ये बहुत समय पर एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है। एग्जॉस्टिबल है, यूज़ हो जाने के बाद ख़त्म, हिसाब हो जाता है इसका, मतलब पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। और कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस, और इसको तुरंत रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता है ना, इसको तुरंत रिप्लेस नहीं किया जा सकता। दैट इज कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे एग्जांपल में फॉसिल फ्यूल्स, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, बहुत दिन से बना है तब जाकर आज हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर नेचुरल गैस हो गया, हो सकता है ज़मीन में और भी बहुत सारा हो जो आने वाला 100 साल तक, चाहे 200 साल तक, चाहे 500 साल तक यूज़ कर पाए, बट हम लोग को शायद नहीं मिला हो, तो अब आने वाला जनरेशन खोज लेगा, वो लोग और डीप में चला जाएगा, वहाँ से भी तेल निकाल लेगा, तो अच्छी बात है। फीजनेबल मटेरियल्स होता है। फीजनेबल मटेरियल्स कहने का मतलब दे आर ऑल्सो कॉल्ड, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि कैसे समझाएं हम इसको, फीजनेबल को आपको कंबाइन करता है, जैसे जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब की एक चीज़ क्या है, कंबाइन होने के बाद बन रहा है, तो एक फीजनेबल मटेरियल हो गया एक तरीके से, ऐसे समझ सकते हैं आप इसको। फॉसिल फ्यूल हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फीजनेबल मटेरियल्स। इसका डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है भाई इसका, देखिए डिप्लेटिंग फास्ट, बहुत तेज़ी गति से भाग जाता है, बहुत तेज़ गति से एकदम निकल जाता है ये चीज़। डिफ़िकल्ट टू डिस्कवर न्यू डिपॉजिट्स, है ना, मतलब नया डिपॉजिट ढूंढने में मतलब अच्छे लोगों को नानी याद आ जाता है, नहीं मिलता है। मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण आज के टाइम पर यही चीज़ है।
अब बात करते हैं रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल। प्रोड्यूस कंटिन्यूसली इन नेचर इनएग्जॉस्टिबल, मतलब कंटिन्यूसली मिलता रहे जनरेशन बाई जनरेशन मिलता रहे और कभी ये खत्म ना हो। एग्जाम्पल्स के देखते हैं तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बायोफ्यूल्स, ओशन एनर्जी, ये सब चीज़ क्या हो गया, हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। एडवांटेजेस इसका है, लास्ट एज लॉन्ग एज द सन साइंस, फ्रीली अवेलेबल। अब ये तब तक रह सकता है जब तक सन चमकेगा। जिस दिन सूरज चमकना बंद कर देगा उस दिन नहीं मिलेगा। अब सूरज चमकना 4 करोड़ साल में बंद करेगा तब देखा जाएगा। फ्रीली अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल है, कोई मतलब माथापेची नहीं है। डज नॉट कॉज पोल्यूशन, ये कोई पोल्यूशंस नहीं करता है, तो ये भी चीज़ अच्छा है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन जो कि था नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशनल और रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं सबसे पहले फॉसिल फ्यूल के बारे में और थर्मल पावर के बारे में पढ़ते हैं। अब फॉसिल फ्यूल क्या है, देखिए फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या हो गया कि ये प्री हिस्टोरिक प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह बहुत ज़्यादा रिमेन्स किया होगा, मतलब धरती पर लगते बरीड होते ये चीज़ बहुत समय के बाद ये चीज़ हम लोग को मिला, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट, हाई टेम्परेचर, प्रेशर ये सब लगा, तब जाकर बना। दैट इज कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल, है ना। द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स विच गॉट ब्यूरिड डीप इनसाइड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एंड चेंज इनटू फ्यूल ड्यू टू एक्सेस ऑफ हीट एंड हाई प्रेशर। क्लियर है, ये चीज़ हो गया। तो देख रहे हो कितना सारा लेयर्स बनाओ, सोचो ये लेयर्स का ही हम लोग का मतलब समझ में आ रहा है कि कितना साल लगा होगा ये चीज़, और नीचे में ये है और फिर उसके नीचे फॉसिल फ्यूल्स हम लोग को मिल रहा है। बट इसका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या क्या है वो समझते हैं एक एक करके, है ना। इसको मिटा देते हैं फिलहाल यहाँ पर। डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहला, द फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये फॉसिल फ्यूल जो होता है ना, नॉन रिन्यूएबल होता है, ये जल्दी रिन्यू नहीं होता है। एक बार यूज हुआ बस हिसाब हो गया, कैन नॉट बी रिन्यूड, इसको वापस नहीं ला सकते। तो ये क्या हो गया, एक ही बार यूज करने लायक होता है, वन टाइम यूज, है ना, वन टाइम यूजिंग होता है इसका। दूसरा, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉजेज एयर पोल्यूशन, जो कि हम लोग देख ही चुके, नॉन रिन्यूएबल हो गया। दूसरा, एयर पोल्यूशन खूब करता है, बहुत मात्रा में एयर पोल्यूशन करता है, कि ये जलेगा तो एयर पोल्यूशन तो होगा ही होगा। तीसरा है, ये क्या करता है भाई, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, रिजर्व जो है ना इसका बहुत जल्दी स्वाहा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो बचेगा ही नहीं, तो आगे के टाइम में लोग कैसे यूज़ करेगा, तो वो चीज़ हो गया। चौथा हो गया एसिड रेन, ये जब भी जलेगा एनवायरनमेंट से बहुत सारा चीज़ रिएक्शंस करके एसिडिक ऑक्साइड्स बनेगा और एसिड रेन करेगा, जिससे ह्यूमंस, चाहे मॉन्यूमेंट्स, अच्छा मॉन्यूमेंट्स, ये सब चीज़ को नुकसान होगा। इवन एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ना ये चीज़। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करेगा, तो बर्निंग फॉसिल जैसे CO2 वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज करता है, हमारे एटमॉस्फेयर को डेंस करता चला जाता है, जिससे क्या होता है कि सनलाइट जो ऊपर से आता है ना वो अंदर तो आ जाता है, बट अंदर से फिर बाहर नहीं जा पाता, ट्रैप कर जाता है, अंदर में फंस जाता है, वो परेशानी हो जाता है। फिर ऐश रेसिड्यू करता है, मतलब क्या कि जब जलता है तो ये सब बहुत ज़्यादा राख वाख ये सब मतलब राख बचाकर तो नहीं देता, मतलब राख बचता है, जो कि हमारे पॉल्यूशन के लिए भी हो जाता है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देता है, ये चीज़ है। अब अगर थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में सोचते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स क्या होता है, तो इसका जो प्रोसेस है सिंपल है। जैसे देखिए फ्यूल बर्न्ड होगा, फ्यूल को जलाया जाएगा, है ना, फ्यूल जला तो ये ऑलरेडी देख लीजिए फ्यूल जल रहा है, ये वाला चीज़, तो कितना नुकसान हो रहा है। फ्यूल जला, केमिकल एनर्जी क्रिएट हुआ और वहाँ से फिर हीट एनर्जी पास ऑन हुआ, वाटर बॉयलर्स में गया, वाटर बॉयलर्स में वाटर है, वहाँ स्टीम क्रिएट हुआ, स्टीम आगे बढ़ा तो टरबाइन में गया, मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू टरबाइन को घुमाया बहुत तेज गति से, टरबाइन घुमा तो शाफ्ट के थ्रू जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर घुमा और जब जनरेटर घुमा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा थर्मल पावर प्लांट का। बट यहाँ पर फ्यूल तो बर्न हो रहा है ना। प्लांट्स ऑफन लोकेटेड नियर कोल ऑयल फील्ड्स बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन इज मोर एफिशिएंट देन ट्रांसपोर्टिंग फ्यूल, है ना। अब देखो कोई भी फैक्ट्रीज वगैरह जब प्लांट वगैरह लगाना होता है ना, तो वो कोल का फील्ड जहाँ पर होगा, ज़्यादा मात्रा में कोयला होगा, जहाँ मात्रा में ज़्यादा फ्यूल होगा, वहीं पर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से आसानी से हम लोग को फ्यूल्स वगैरह मिल जाता है और वहाँ से एनर्जी ट्रांसमिशन बनाकर हम लोग कर देते हैं। क्योंकि अगर फ्यूल को लाना रहा, फ्यूल को मान लीजिए बहुत दूर से लाना है, तो वो ना एनर्जी ट्रांसमिशन से ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत मुसीबत है। ये चीज़ तो ध्यान में रखना होगा आपको। ओके,
ओके, तो हमारा बात हो गया किसका भाई, तो फॉसिल फ्यूल्स का बात हो गया और थर्मल पावर का बात हो गया। थर्मल पावर प्लांट भी देख लिए क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस करता है। बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स का, पानी वाला में आ जाते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स क्या कर रहा है भाई, हाइड्रो पावर प्लांट्स का भी सिंपल काम है, ये पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करता है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि डैम में पानी रखा हुआ है और डैम में ना ऐसा कुछ सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है ना, जो गेट बनाया हुआ होता है उसके थ्रू पानी छोड़ा जाता है। तो पानी बहुत तेज़ गति से आता है और नीचे में लगा देता है टरबाइन, टरबाइन लगा हुआ है और उसी के शाफ्ट से जोड़ देता है जनरेटर। जनरेटर क्या होता है, घूमता है, टरबाइन घूमता है, शाफ्ट घूमा, शाफ्ट पुनः घूमा, जनरेटर चला, जनरेटर चला, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, बस सबका घर में इलेक्ट्रिसिटी, हवा खा रहा है बैठ के एसी दनादन दनादन, ठीक है। बट स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी का कॉज है। तो सोच लीजिए पोटेंशियल एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिजर्वियर या हाई वाटर लेवल पर होता है, ठीक है। बट अब इसका एडवांटेज भी है और इसका डिसएडवांटेज भी है ना। सब चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर लगा दिए काइनेटिक एनर्जी, फ्लोइंग वाटर। जब पानी फ्लो कर रहा होता है तो ये काइनेटिक एनर्जी होता है, फ्लोइंग वाटर होता है। यहाँ जनरेटर लगा हुआ है, यहाँ पावर लाइन्स है, मैकेनिकल वर्क और रोटेशन है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मैकेनिकल काम हो रहा है क्योंकि शाफ्ट घूम रहा है, वो वाला टरबाइन घूम रहा है। इसका प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। प्रोज क्या है भाई, यानी कि बेनिफिट्स क्या है, रिन्यूएबल है, बहुत आसानी से इसको रिफिल किया जा सकता है, रिफिल्स विद रेन। अगर पानी बह रहा है, मान लो उधर जा रहा है, तो आसानी से ये क्या होता है, बारिश होता है तो ये आराम से इंटर कर जाता है। पॉल्यूशन फ्री, कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है क्योंकि टरबाइन घूम रहा है, टरबाइन पानी से घूम रहा है, तो क्या ही पॉल्यूशन होगा। फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल में काम आ जाता है और इरिगेशन में आ जाता है, पानी जो जा रहा है इरिगेशन के लिए काम हो सकता है। बट कॉन्स में क्या क्या आता है, कॉन्स मतलब डिसएडवांटेज में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहला कंस्ट्रक्शंस, ये अब इसको बनाने के लिए डैम बनाना पड़ेगा और डैम जो है ना इकोलॉजिकल डैमेज लेकर आता है भाई, इकोलॉजिकल डैमेज बड़ा खतरनाक करता है डैम से। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स में लीड टू इकोलॉजिकल डैमेज। दूसरा क्या हो गया, अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स गेट सबमर्ज्ड इन वाटर। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पानी का जो हैबिटेट होता है, यानी कि जो वाटर इकोसिस्टम होता है, वो सबमर्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। तीसरा क्या डिसएडवांटेज है, डिस्प्लेस्ड पीपल। पानी लोगों को पानी ना, ये जो डैम जो बनता है ना, आदमी लोगों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लेके चला जाता है, मतलब फोर्सली डिस्प्लेस किया जाता है लोगों को, है ना। तेहरी, सरदार सरोवर डैम्स, ये लोगों को माइग्रेट कर देता है वहाँ से। फिर ये क्या करता है भाई, डिक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, द डाउन स्ट्रीम एरिया एंड अफेक्टेड क्रॉप। डाउन स्ट्रीम एरिया जो होता है ना, यहाँ का फर्टिलिटी को बहुत ही कम कर देता है, बहुत ही ख़त्म कर देता है। क्यों, क्योंकि उसके साथ बहुत ज़्यादा उसका जो मिनरल्स होता है ना, बह के चला जाता है। मीथेन रिलीजेस फ्रॉम रॉटिंग वेजिटेशन। अब रॉटिंग वेजिटेशन हो गया जो सबमर्ज्ड है ना, जो पानी में एनारोबिक कंडीशंस के थ्रू क्या होता है ना, बहुत मात्रा में मीथेन रिलीज होता है जो कि ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा देता है। ये सब चीज़ हो जाता है, लोगों को मतलब डिस्प्लेस कर दिया, रिहैबिलिटेशंस में चला गया, ये सब सारा चीज़ हो रहा है इसके वजह से। तो इसका प्रोज भी है और कॉन्स भी है, बेनिफिट्स भी है, यानी कि एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है इसका, ठीक है। चलिए भाई, आते हैं बायोमास और बायोगैस में। बायोमास और बायोगैस क्या कहते हैं। अब देखिए, ये चीज़ हम लोग को गांव में देखने को मिलता है। डेफिनेशन, बायोमास क्या होता है, वेस्ट मटेरियल ऑफ लिविंग थिंग्स, है ना। वेस्ट, बायोमास क्या हो गया, वेस्ट मटेरियल ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है ना, उसके थ्रू कुछ यूज़ करना, जैसे काउ डंग हो गया, डेड प्लांट हो गया, क्रॉप रेसिड्यू हो गया, ये सब चीज़ जो होता है ना, बायोमास कहलाता है। और इसके थ्रू जो गैस बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द बायोगैस। अब इसके लिए ना प्लांट तैयार किया जाता है, डोम, फिक्स डोम जिसको बोलते हैं, बायोगैस प्लांट। काम क्या है, सिंपल सा है, मिक्सिंग टैंक होता है, स्लरी और डंग वाटर ये सब चीज़ में मिलता है, यहाँ से ट्रैवल करके आता है एक तो इनलेट चेम्बर में, यहाँ से फिर जाता है, यहाँ पर है बना हुआ, यहाँ पर एनारोबिक डिग्रेडेशंस होता है, प्रोड्यूसेस मीथेन, CO2, हाइड्रोजन, ये सब सारा चीज़। यहाँ पर एक दिया हुआ है ओवरफ्लो टैंक के, यहाँ से ऊपर अगर जाएगा तो ये ओवरफ्लो होके यहाँ पर जमा होगा, फिर यहाँ से निकाल के फिर यहाँ डाल दिया जाएगा, ये सब सारा चीज़ होगा। और यहाँ जो गैस जो तैयार हो रहा है, ये सीधा आउटलेट से लगा हुआ था और फिर ये जाकर खाना पीना बनाने के काम में आ जाता है। ये हो गया पूरा का पूरा फिक्स डोम बायोगैस प्लांट। अब ये काम कैसे करता है, क्लीन फ्यूल है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, नो स्मोक। क्लीन फ्यूल है, कोई मतलब स्मोक नहीं देता जलने पर, और ये पूरा का पूरा हाई कैलोरीफिक वैल्यू रखता है, ठीक है। लेफ्ट ओवर स्लरी इज, अब ये जो लेफ्ट ओवर स्लरी बच जाता है, जो रेसिड्यू बच जाता है, वो बहुत ही नाइट्रोजन रिच मैन्योर हो जाता है, जो खेत में जाकर एग्रीकल्चर में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत अच्छे से काम में आता है।
ये चीज़ हो गया। फिर तीसरा है सेफ वेस्ट डिस्पोजल मेथड। ये इसका जो डिस्पोजल मेथड है बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज़ मतलब एक गांव में अगर बन जाए ना तो हमको लगता है 2-4 घर, 5 घर, 10 घर मिल के ना ये चीज़ किया जा सकता है और सबके घर में ये चीज़ पहुंचाया जा सकता है। हाँ, लेकिन अब गांव में उस लेवल से टेक्नोलॉजी और उस लेवल से सब कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि इसका मतलब हार्श इफेक्ट ना पड़े, यानी कि कुछ गलती वलती ना हो जाए। तो ये एक हाई कैलोरीफिक वैल्यू है इसका, मतलब कहीं माचिस उचिस को मार के ना डाल दे तो बस हिसाबे हो जाएगा, पूरा पूरा गाँव में उड़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो हमेशा ध्यान में रखना है इस चीज़ को। बात करते हैं विंड एनर्जी का, है ना, हार्नेसिंग काइनेटिक एयर। अब विंड एनर्जी मतलब हवा जो चल रहा है ना उससे भी हम लोग एनर्जी बना लेंगे, बट ऐसा थोड़ी है कि क्या है क्या नहीं है। एक सेकेंड, इसमें हम लोग बात कर, हाँ ये तो बात कर ही लिए। हाँ, हार्नेसिंग काइनेटिक एनर्जी में विंड एनर्जी का बात करते हैं। अब जैसे कि मूविंग एयर जब होता है ना उसको हम लोग विंड बोलते हैं, ये तो सबको पता है। अब उसी मूविंग एयर में हम लोग बीच में एक पंखा वंखा लगा देते हैं और उसके थ्रू पंखा जब घूमता है फिर वही शाफ्ट वाफ्ट यूज होता है, वो चीज़ होता है। तो एज द मूविंग ऑब्जेक्ट पासेस काइनेटिक एनर्जी दे आर कैपेबल फॉर डूइंग मैकेनिकल वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर ये मूविंग एनर्जी आ रहा है, मूविंग विंड आ रहा है और बीच में हम ऐसा कुछ मैकेनिकल फैन लगा दिए तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा। अब जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग शाफ्ट के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं कोई भी चीज़। जैसे हो सकता है क्या भाई, विंड मिल नहीं बोल सकते हैं, जैसे वाटर पंप हो गया, फ्लोर मिल्स हो गया, चक्की हो गया, ये सब इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, ये सब चीज़ लगा सकते हैं और उससे काम कर सकते हैं, चाहे करवा सकते हैं। ये चीज़ तो ध्यान में रखना होगा आपको। ये तो हो गया विंड मिल वाला हिसाब। लीडिंग विंड फार्म्स इन इंडिया अगर देखा जाए तो मुपांडल है तमिलनाडु में, लार्जेस्ट देखा जाए तो लार्जेस्ट वाला चीज़ हो गया। जैसलमेर विंड पार्क है राजस्थान में, और फिर ब्रह्मन वेल है महाराष्ट्र में, और भी कुछ है। जैसे अगर बात करते हैं, ये हो गया हमारा तमिलनाडु का हो गया, फिर जैसलमेर हो गया, ब्रह्मन वेल हो गया, एक है धलगांव विंड फार्म, है ना, धलगांव विंड फार्म है, ये महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में है। फिर एक है चकला विंड फार्म, चकाला जो भी बोल लीजिए, चकला विंड फार्म है। विंड ये सुजलॉन एनर्जी के थ्रू बना हुआ है, ये भी महाराष्ट्र में ही है ना। और एक है वंकुशवाडे जो भी बोल लीजिए, वंकुशवाडे, है ना, ये भी सुजलॉन एनर्जी के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब उसी का कंपनी का है और ये भी महाराष्ट्र में ही है। तो 3 इधर हो गया और 3 हम इधर बता दिए, टोटल 6 जो लार्जेस्ट विंड फार्म्स इन इंडिया है वो चीज़ हो गया। बात करते हैं इसका कॉन्स्टेंट्स का, रिक्वायर्स कंसिस्टेंट विंड। अब देखो इसका ना कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है वो समझ लेते हैं। रिक्वायर्स कंसिस्टेंट विंड, अब ये पंखा चलाने के लिए हमको हमेशा फैन चलना चाहिए, चलेगा तभी तो मेरा जनरेटर वेंटर जो भी लगाओ चलेगा, और उसके लिए हमको चाहिए विंड। और विंड हमेशा एक जैसा नहीं चलता है, हमेशा एक जैसा ब्लो नहीं होता है। मिनिमम स्पीड चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर, अगर उससे कम चलेगा तो काम ही नहीं होगा। तो पैसा तो का बहुत ज़्यादा लग जाता है, एक्सपेंसिव भी होता है, बहुत ज़्यादा एरिया भी ले लेता है, बट अगर चलेगा ही नहीं तो फिर वो हो जाता है दिक्कत। एक्सपेंसिव सेटअप होता है, 2 हेक्टेयर्स लैंड नीडेड फॉर 1 मेगावाट। मतलब क्या है कि 1 मेगावाट विंड एनर्जी के लिए अराउंड हम लोग को कितना लगाना पड़ता है, 2 हेक्टेयर ज़मीन का यूज़ करना पड़ जाता है, तो जो कि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ है। हाई मेंटेनेंस मांगता है, रेन हो गया, सन हो गया, स्टॉर्म एक्सपोजर हो गया, ये सब चीज़ की वजह से दिक्कत हो जाता है। इंडिया रैंक 5th ग्लोबली इन विंड हार्नेसिंग। इंडिया जो है ना टोटल पूरे वर्ल्ड में 5वें रैंक पर आता है। और अगर बात किया जाए टोटल आउटपुट के बेसिस पर, टोटल आउटपुट में आता है लगभग टोटल आउटपुट में आता है ये जर्मनी, है ना। जर्मनी टोटल आउटपुट में सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी का यूज़ करता है। वैसे डेनमार्क भी है, उसको कंट्री ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है, कंट्री ऑफ विंड्स, ध्यान में रखिएगा। मोर देन 25%, ये जो डेनमार्क है ना 25% अपना इलेक्ट्रिसिटी नीड विंड से ही ले लेता है। तो काफ़ी अच्छा हार्नेस कर रहा है विंड मिल से, काम अपना जारी किया हुआ है वो चीज़। हाँ, चलो ये चीज़ तो हो गया, ये चीज़ समझ में आ गया हम लोग को।
सोलर एनर्जी के बारे में बात करते हैं। एडवांटेजेस हम लोग देख लिए, लिमिटेशंस भी समझ ही लिए, सब कुछ देख लिए। 2 हेक्टेयर, हाँ चलो ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी क्या है? इट इज़ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन। ये सन से मिल रहा है। हार्नेस डिफ्यूज्ड एनर्जी, उसको डिफ्यूज एनर्जी को हम लोग हार्नेस करते हैं, सेव करते हैं, लाते यूज़ करते हैं। इट प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट टू ऑल ऑफ अस। अब अगर ट्रेडिशनल यूज़ देखा जाए सोलर एनर्जी का, तो क्या होता था भाई? कपड़ा सुखाया जा रहा है, ड्राई क्लॉथ्स, है ना, ड्राई क्लॉथ्स, ये चीज़ हो रहा है पहला चीज़। उसके बाद क्या हो रहा है? सॉल्ट, यानी कि सी से सॉल्ट निकाला जा रहा है ना। सी से हम लोग क्या निकाल रहे हैं? सॉल्ट निकाल रहे हैं। ये ट्रेडिशनल वे है ना। फिर मॉइस्चर हटाया जा रहा है किसी भी चीज़ में, जैसे फूड ग्रेन्स में, सब चीज़ को धूप में रख देते हैं। फिर फूड प्रिजर्व करने, पिकल्स बनाने, ये सब चीज़ में, वेजिटेबल, फिश, ये सब सन ड्राइंग कर रहे हैं, वो सब चीज़ में ट्रेडिशनल यूज़ होता था। एडवांटेज क्या था सोलर एनर्जी का भाई? तो एडवांटेज का बात करते हैं तो ये कोई भी तरह का एयर पोल्यूशन नहीं करता है, कोई भी एयर पोल्यूशन नहीं करता है ना, एयर पोल्यूशन नहीं करता है। ठीक है, पहला चीज़ हो गया। दूसरा, एबंडेंस मात्रा में है, बहुत भरा पड़ा है, जो कि हम लोग देख ही चुके हैं। तीसरा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। और कोई भी प्रैक्टिकल अप्लाइंसेस, इट कैन बी पुट टू प्रैक्टिकल अप्लाइंसेस, यूज़ किया जा सकता है, बहुत सारा मार्केट में है भी। लिमिटेशन क्या है इसका? लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी का, अब जिस हिसाब से हम लोग को एनर्जी आ रहा है, जैसे रीचिंग द सरफेस वेरी मच डिफ्यूज, बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, सो डायरेक्टली यूटिलिटी इज़ लिमिटेड। हम लोग डायरेक्टली यूटिलिटी नहीं कर पाते, डायरेक्टली नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम लोग को मशीन सेटअप वेटअप लगाना पड़ता है ना। और ये हमेशा यूनिफॉर्मली हम लोग को नहीं मिल पा रहा है दिन भर का समय में। तो जिस समय धूप रहता है उसी समय काम करना पड़ेगा, धूप नहीं रहा तो काम नहीं करेंगे, है ना। रात में नहीं मिल पाता है, क्लाउडी डे में नहीं मिल पाएगा, ये सब चीज़। कुछ सोलर डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सोलर हीटिंग डिवाइसेस होता है। सोलर हीटिंग प्रिंसिपल किस पर काम करता है? तो ब्लैक सर्फेसेस पर। अब्जॉर्ब मोर हीट, ब्लैक सर्फेस जो होता है ना, वो हीट को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्व करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो ज़्यादा गर्म होता है। हीट अब्जॉर्व कर लिया तो बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो काम हो जाएगा। तो ब्लैक पेंटेड सर्फेस, ब्लैक सर्फेस अब्जॉर्व्स मोर हीट एज कम्पेयर टू व्हाइट और रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, सो दीज आर यूज सोलर हीटिंग डिवाइसेस। सोलर हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। ग्लास शीट कवर यूज़ होता है। ग्लास शीट कवर से क्या होता है कि ये अंदर जाता है और फिर अंदर ही ट्रैप कर जाता है, बाहर नहीं आ पाता है। तो इसके वजह से थोड़ा सा ग्रीन हाउस इफेक्ट भी लग जाता है, बट उसको मैनेज करने का और भी बहुत तरीका है। रिफ्लेक्टर यूज़ होता है, मिरर्स कंसंट्रेट द रेज। रिफ्लेक्टर यूज़ करके सन का लाइट को एक जगह पर कंसंट्रेट करने का कोशिश करते हैं, तो सोलर हीटिंग प्रिंसिपल इस पर भी काम कर लेता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर सोलर कुकर का। सोलर कुकर, सन से लाइट आया, अंदर में कुकर रखा हुआ है जो चारों तरफ से ब्लैक पोर्शन क्या हो रहा था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट आए, और यहाँ मिरर होता है, यहाँ टकरा के भी अंदर चला जाता है। तो ये सारा काम कर रहा होता है। सोलर ग्लास कवर हो गया। इंटरनल टेम्परेचर 100 to 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, काफ़ी होता है काम करने के लिए लगभग। अगर लिमिटेशन देखा जाए तो यूजलेस एट नाइट हो गया, ये तो हम लोग बात ही कर लिए हैं। यूजलेस ऑन क्लाउडी डेज, फिर डायरेक्शन मस्ट बी चेंज कॉन्स्टेंटली, ये सब चीज़ हमेशा लिमिटेशंस में रह जाएगा, मतलब डिसएडवांटेज में आ जाएगा। तो सोलर एनर्जी एक चीज़ तो हो गया। दूसरे में आते हैं तो कुछ और भी चीज़ है। जैसे फोटोवोल्टाइक सेल का बारे में बात करते हैं, सोलर सेल का, है ना। डेफिनेशन क्या होगा? कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये डायरेक्ट सोलर एनर्जी को क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो सोलर सेल यूज़ करते हैं। सेमीकंडक्टर जिसमें यूज़ होता है सिलिकॉन है, गैलियम है, याद रखिएगा, सिलिकॉन है, गैलियम है। स्फेरिकल ग्रेड सिलिकॉन ट्रांसमिटेड इसमें लिमिटेड हो जाता है, मतलब कि जो हम लोग को जो मिल रहा है ना सिलिकॉन, वो बहुत कम मात्रा में है, बहुत ज़्यादा है नहीं, ज़्यादातर करके चाइना ही अपने पास रखा है ना इस चीज़ को। और इस चीज़ को ना सिलिकॉन का थोड़ा समस्या को सुधारने के लिए, समस्या का निवारण के लिए ना, अभी यूएसए ना हाल में ही, मतलब 2-4 दिन पहले ही एक समिट किया था, पैक्स सिलिका नाम से समिट था। उसके बारे में भी हम लोग हम एक वीडियो बना देंगे, वो भी, ताकि आप उसको भी समझ पाओ कि क्या चल रहा है, हमारा चाइना का डोमिनेंस को कैसे हटाना है, वो चीज़ भी हम लोग देख लेंगे। उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो हम अपलोड कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए, सोलर सेल हो गया। सोलर सेल क्या कर रहा है? सोलर सेल को ऐसे यूज़ किया जा रहा है और यह पूरा का पूरा सोलर पैनल बनाया जा रहा है, और सोलर पैनल लगा के इफिशिएंसी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह दिया जा रहा है। स्टैंडर्ड सेल 10 to 15%, मॉडर्न सेलेनियम सेल 25%, है ना। तो ये सब चीज़ है कि बहुत सारा चीज़ इसमें यूज़ किया जा रहा है, चाहे स्टैंडर्ड सेल हो गया, मॉडर्न सेलेनियम सेल हो गया, सिलिकॉन वगैरह यूज़ होता है, ये सब बहुत मात्रा में, और अभी सरकार इस पर बहुत ज़्यादा जोर भी दे रहा है।
प्रोज क्या है, नो मूविंग पार्ट्स, लो मेंटेनेंस, वर्क इन रिमोट एरिया, सैटेलाइट, लाइट हाउसेस, ये सब चीज़ के लिए। कॉन्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इज एक्सपेंसिव, सिल्वर यूज इन इंटरकनेक्शन, इसको बनाने के लिए सिल्वर का यूज़ होता है। सोलर पैनल जिस हिसाब से सिल्वर यूज़ हो रहा, चाहे इसको बनाने में सिल्वर यूज़ हुआ है और लोग सिल्वर को जो अक्वायर एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया, आज सिल्वर का कीमत 3,50,000 है, 3.5 लाख रुपए केजी है, ठीक है, 3.5 लाख रुपए केजी। और हम बता रहे हैं कि हम अपने हाथ से एज मतलब हम क्या बोले, हम जैसे कास्ट से अगर देखा जाए तो कास्ट से हम सुनार होते हैं, स्वर्णकार होते हैं, हम अपने हाथ से मतलब 12,000 रुपये किलो चांदी देखे हैं और 12,000 रुपया किलो जिसमें चांदी था उसमें हम काम किए हैं, चाहे देखे भी हैं और बेचे भी हैं, ठीक है। सोच लीजिए उस समय से वो 12,000 है और आज कहाँ है 3.5 लाख रुपये, बहुत ही आसमान ज़मीन का अंतर हो जाता है चांदी में, ठीक है। और ये मतलब ये सब चीज़ इंडस्ट्रियल यूज़ इतना है और भी बहुत सारा लोग है ना, तो बस ध्यान में रखना है ये सब चीज़ को। सिल्वर का आसमान छूता प्राइस भी है। सोलर एनर्जी टू फोटोवोल्टाइक सेल्स हो गया। बात करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सी। एनर्जी फ्रॉम द सी में अगर आते हैं तो हम लोग इसमें बात करते हैं टाइडल एनर्जी, ठीक है ना, जो हाई टाइड लो टाइड्स होता है उसके बेसिस पर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है। टरबाइन लगा दिया गया, पानी छोड़ दिया जाता है, छूट जाता है, हाई टाइड जैसे होता है तो पानी आ जाता है, वाटर टर्न्स टरबाइन, हाई टाइड्स फिल्स रिजर्वियर, लो टाइड एम्प्टीज इट, वाटर टर्न्स टरबाइन। ये टरबाइन को घुमा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। वेव एनर्जी भी होता है, जो सरफेस पर जो वेव चलता है उस पर भी कुछ मशीन लगा दिया गया है, इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। विंड ब्लोइंग ऑन ओशियन सरफेस, काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी से कोई भी चीज़ को घुमाया जा सकता है, कोई भी पंखा पत्ती जो भी होता है उसको घुमाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है। ओशियन थर्मल एनर्जी OTEC, सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वार्म होता है, डीप वाला कूल होता है, तो ये जो डिफरेंसेस आता है ना उसके बेसिस पर भी काम किया जाता है। ओवरऑल लिमिट भी है, वेरी फ्यू सूटेबल लोकेशन फॉर टाइडल डैम्स, कमर्शियल विएबिलिटी इज टफ, इसका कमर्शियली बहुत यूज़ करना दिक्कत हो जाता है, बट फॉर्म ऑफ एनर्जी में आता है। आने वाले समय में अगर वैसा होगा तो यूज़ किया जाएगा, है ना, क्योंकि लोकेशन भी तो ऐसा थोड़ी कि मतलब सब जगह पानी है सब जगह यहाँ लगा दो, ऐसा नहीं होता है ना, तो वो लोकेशन भी चूज़ करना पड़ता है। जियोथर्मल और न्यूक्लियर एनर्जी में आते हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या हो गया, हीट फ्रॉम अर्थ्स इंटीरियर टर्न्स टरबाइन, यानी कि जो धरती के नीचे का जो गर्माहट है, हीट है, उसके थ्रू टरबाइन को हम लोग चला लेते हैं और टरबाइन जब चलता है तो हर चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं अंडरग्राउंड फिशेस के थ्रू। न्यूक्लियर एनर्जी में आते हैं तो न्यूक्लियर होता है फ्यूजन और फ्यूजन, है ना, बोले थे ना आपको फ्यूजन के लिए अलग से आएगा, वो चीज़ आ गया है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो इसका मतलब आपको अच्छा लग रहा है वीडियो और आप अंत तक वीडियो आए हैं पहुँचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। फ्यूजन में क्या होता है, स्प्लिटिंग हैवी न्यूक्लियस, है ना, इसमें हैवी न्यूक्लियस क्या होता है, स्प्लिट होता है, टूटता है और उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। यूरेनियम जैसे यूरेनियम 235 है, ह्यूज एनर्जी। फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजिंग लाइटर न्यूक्लियर, दो लाइटर न्यूक्लियर जब मिलता है ना तो उसमें भी एनर्जी रिलीज होता है, तो वो चीज़ भी है। तो फ्यूजन हो गया और फ्यूजन हो गया। हमारे सन में जो हो रहा है ना दैट इज द फ्यूजन रिएक्शन। सन में जो क्या हो रहा है ना, फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, ध्यान में रखना है। न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसे ही कंट्रोल फ्यूजन है, यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर है। फिर हीट एक्सचेंजर में गया, वाटर टू स्टीम, यहाँ से स्टीम टरबाइन को घुमाया, टरबाइन जनरेटर के पास गया और फिर जनरेटर का क्या, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दिया। सेफ्टी इसमें इशू हो जाता है, एक क्या हो जाता है, रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज। अगर कहीं यूरेनियम जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है, तो अगर लीकेज का चांसेस अगर हो जाता है, लीकेज हो जाता है, जैसा कि बहुत सारा केसेस हुआ है ना, एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्टेज इज मेजर प्रॉब्लम। तो इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ जाता है किसी भी उस लोकेलिटी में, उस एरिया में। बहुत सारा जापान का आप फुकुशिमा प्लांट देख लीजिए, उसमें जब हुआ था तो कितना लोग मरा था, ये वो बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है। और ये एक्चुअली मरता तो उस समय चलो वो तो अलग चीज़ है, बट ना रेडिएशन जब फैलता है ना तो उससे बहुत सारा लोग मतलब परेशान हो जाता है, मतलब 5 साल 10 साल 15 साल रेडिएशंस का कोई तोड़ नहीं है भाई। रेडिएशन बहुत ही खतरनाक चीज़ है। न्यूक्लियर अटैक्स में ना यही सब चीज़ होता है, लोग मरता तो है जल भुन के, उस समय तो मर जाता है, बट उसके बाद जो रेडिएशन ना डिकेड्स ना तबाह कर देता है, तो बड़ा ही कठिन दौर होता है वो। जियोथर्मल एंड न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ठीक है।
हाँ, तो अब इतना सारा जब एनर्जी के बारे में पढ़ लिए तो द कॉस्ट है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है इसका, बहुत ही घातक इम्पैक्ट पड़ता है। क्या क्या देख लेते हैं। देखो, कंसिक्वेंसेस है, ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है एनर्जी की वजह से। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, सन रेडिएशंस आ रहा है, CO2 मीथेन ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, फिर वो ट्रैप कर जा रहा है, धरती को पूरे तरीके से गर्म करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। अदर इम्पैक्ट्स में क्या हो रहा है, एसिड रेन, ऑक्साइड्स बना रहा है, ऐश रेसिड्यू, इकोलॉजिकल डिस्प्लेसमेंट, लोग छोड़ छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये चीज़ है। अगर फ्यूचर देखा जाए तो द फ्यूचर अ सस्टेनेबल मिक्स, अगर फ्यूचर को हमको देखना है तो एक सस्टेनेबल मिक्स बनाना पड़ेगा, सस्टेनेबल गोल तैयार करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी तैयार है, डोंट वरी, उसके लिए है। और उसके लिए पूरा का पूरा वर्ल्ड, सब कंट्रीज मिलकर काम करते भी हैं। मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी लाना पड़ेगा एंड मिनिमाइजिंग द फुटप्रिंट, यानी कि जो एफिशिएंसी, काम करने का जो क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और जो फुटप्रिंट जो छोड़ रहे हैं, यानी कि CO2 है, मीथेन है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये सबको बहुत मिनिमाइज करना पड़ेगा इसके लिए। तो तब जाकर हम लोग सही मात्रा में सही तरीके से एनर्जी पर आ पाएंगे, सही तरीके से एनर्जी का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि हो पाएगा, चल पाएगा अच्छे तरीके से, नहीं तो बहुत ही पंगा हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर वर्क, पावर और एनर्जी समझ में आ गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, बताने का तरीका, समझाने का तरीका, नोट्स, ये सब चीज़ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमको भी मौका दीजिए और बढ़ने का, आप भी साथ में बढ़ते रहिए, हमको भी मौका दीजिए बढ़ने का। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।